चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला केसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसी में क्विक रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। आज संविधान की क्लास 2 रहेगी, जिसपे हम लोग राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में समझेंगे। इसके पहले की जो क्लास थी, उसपे हम लोगों ने लगभग जो है प्रस्तावना से लेकर भाग 5 और भाग 6 का इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया था। किस प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, ली जाती है, निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया था। उसी पे आज हम लोग राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम लोग करें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बारे में। ओके, ये जो वीडियो रहेगा सिर्फ सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन है या पॉलिटी है, मान के चलिए हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है या फिर अन्य एग्जाम है, एडीओ या कोई भी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सीधा हम लोग वीडियो की तरफ चलेंगे और सीधा हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति को समझने के लिए। तो राष्ट्रपति में डेडिकेटेड आर्टिकल अगर पकड़ेंगे ना, तो 52 से शुरू होता है 52। ये आपको बताता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और उस पर आर्टिकल को एटलीस्ट आप कोट करते जाएंगे, जिस प्रकार से टेबल बनेगा वीडियो को देखते देखते। तो राष्ट्रपति का पद होगा, क्या बोलता है आर्टिकल 52 कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। 53 बोलता है राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति के बारे में, जहां 52 बताता है कि केवल एक लौता पद होगा। ये पद की अगर बात करेंगे तो पद का नाम हम लोगों ने लिया है अमेरिका से, और वहीं पर अगर शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति की तो वो आपको ब्रिटेन के जैसे दिखेगी। राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां बताता है कि भारत की जो भी संघ की कार्यपालिक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति अपने द्वारा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करता है। 54 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आता है। इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। आपको केवल एक दो वर्ड याद रखना है। पहला क्या, निर्वाचित सदस्य देंगे वोट, और दूसरा आपका देंगे संसद के और राज्य विधानसभा के। मतलब क्या है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा में 543, वो लोग वोट देते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो देते हैं। राज्यसभा में दो प्रकार के आपको दिखेंगे, एक निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत सदस्य जो 12 उनको नहीं लेना। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो होंगे, आप 250 माइनस 12 करेंगे 238 मेंबर, वो लोग वोट देंगे। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे राज्य में विधानसभाएं और विधान परिषदें होती हैं, तो विधान परिषदों को कोई रोल नहीं रहेगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वोट देंगे। ये आपको एकदम ध्यान रखना है। बेसिक 3 लाइन पे कवर अप हो जाएगा। वहीं पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 55 में देता है। इसमें आपका बोलता है एकल संक्रमणी मत पद्धति होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, गुप्त मतदान होगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ओके, मतलब जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती राष्ट्रपति को, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने वोट दिया विधानसभा इलेक्शन में, अब मेरे द्वारा जो चुना गया विधायक है वो मेरे बदले जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे रहा है। सिमिलरली मैंने सांसद चुना लोकसभा के लिए, तो मेरे द्वारा चुना गया सांसद वोट दे रहा है, मैं डायरेक्ट जाके वोट नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो पहला ये हो गया। उसके अलावा आपका होता है गुप्त मतदान, कौन किसको वोट दे रहा है ये नहीं बताया जाता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आप ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को वोट दोगे, आप सभी को वोट दोगे। जैसे मान के चलिए अगर 4 मतदाता खड़े हैं, मतलब 4 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, मान लो रामनाथ कोविंद जी खड़े हैं, द्रौपदी मुर्मू है, एस जयशंकर है, और एक आध का नाम ले लीजिए, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि मुझको एस जयशंकर पसंद है मैं उसको बनाऊंगा। आप उनको वरीयता दोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हर एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है वो वरीयता देता है। ओके, मेरी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये है, तीसरी चॉइस वो है। और इसके अलावा आपका क्या होता है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो पूरे भारत का जो भी आपका जो भी सांसद या विधायक है उसका मत मूल्य का फॉर्मूला रहता है, और उसके हिसाब से आपका चलता है राष्ट्रपति के चुनाव। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। एक सांसद और एक विधायक जो वोट देते हैं उनमें आपके वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। जो सांसद भी होते हैं अलग अलग राज्यों से जो आते हैं, उनकी भी वोट वैल्यू अलग होती है, डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या किस प्रकार से है। ये दो तीन चीजें एकदम ध्यान रखिएगा। इवन अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है, आपको खड़े होना है, तो 50 आपके लगेंगे नाम के लिए प्रस्तावक, 50 लगेंगे अनुमोदक, और इसके अलावा 15,000 रुपए आपको लगेगा आरबीआई में कौशल मनी जमा करने के लिए, ताकि आप ये बता सको कि मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं चुनाव जीतूंगा। अगर आपको टोटल वैलिड वोट का 1/6% नहीं मिला या 1/6 नहीं मिला, ओके, 16% के आसपास अगर आपको वोट नहीं मिलते हैं, तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। चलिए आते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 प्यार से बोलता है राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि कितनी होती है हमारे राष्ट्रपति की, तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल के लिए राष्ट्रपति अपने कार्य पर बैठता है, पद पे बैठता है।
किसी भी वजह से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल में रहेगा। मान के चलिए अगर कभी ऐसा हुआ राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या पद त्याग हो गया है या फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आ गया है तो 5 साल से कम हो सकता है। 5 साल से ज्यादा कभी नहीं होगा, बस एक कंडीशन में 5 साल से ज्यादा होगा, अगर राष्ट्रपति के बाद उसका उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है। तो राष्ट्रपति का पद आपका कभी खाली नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं चुना गया, मतलब इनके बाद का राष्ट्रपति नहीं मिला है, तो ये 5 साल से आगे बैठेंगे जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मान के चलिए अगर कोई राष्ट्रपति है, मान के चलो 2 साल कार्यकाल करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद जो नया राष्ट्रपति आएगा, ऐसा नहीं कि ये 5 साल कंप्लीट करने के लिए 3 साल बैठेगा, ये अपना नया 5 साल से। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा एक नया 5 साल का कार्यकाल मिलेगा जो भी नया राष्ट्रपति आएगा। ओके, चलिए इसके बाद आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के बारे में बोलता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता। क्या कोई राष्ट्रपति एक बार अगर चुन लिया गया तो दोबारा चुना जा सकता है कि नहीं, अगर दोबारा चुना जा सकता है तो तीसरी बार चुना जा सकता है कि नहीं, मतलब कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुनाव लड़ सकता है और कितने बार राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। तो भारत में बात करेंगे तो भारत में आप जब तक चाहो तब तक आप पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य हो, पात्र हो। मतलब क्या, आप एक बार राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं आपका 5 साल कार्यकाल खत्म हो आपको दूसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। आप दूसरी बार भी लड़ सकते हो, आप तीसरी बार भी लड़ सकते हो, चौथी बार भी लड़ सकते हो, जितने बार चाहो आप उतनी बार लड़ सकते हो। अमेरिका में होता है कि कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार बैठेगा। फिर आता है आर्टिकल 58, ये राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे खाली 3 योग्यताएं लिखी हैं, 3 योग्यता इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला, आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। आप जन्म से हो, वंश से हो, पंजीकरण से हो, देशीकरण से हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको भारत का नागरिक होना है। किसी भी तरीके से आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। जबकि अमेरिका में बोला जाता है कि आपको जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। वहीं पर दूसरी बात आती है 35 वर्ष की आयु आपको पूरी कर चुका हो। मतलब क्या है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, कितने पढ़े लिखे हो इन सब चीजों से मैटर नहीं करता, कम से कम आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। अधिकतम एज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, मिनिमम आप अगर 35 साल के हो आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। ओके, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको अर्हित होना चाहिए, मतलब आपको लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो होनी चाहिए। जैसे कि आप पागल ना हो, अब दिवालिया न हो, आप लाभ के पद पर ना बैठे हो, ये सारी आपकी योग्यता आ जाएंगी। इसको शॉर्ट में करने के लिए उसमें बोल दिया गया है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अदरवाइज आपकी एज 35 साल हो, आप भारत के नागरिक हो, आप राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकते हो। 50 निर्वाचक लगेंगे, मतलब 50 आपके नाम के लिए आगे बढ़ाने वाले लगेंगे प्रस्तावक, 50 आपको अनुमोदक लगेंगे और 15,000 रुपए आपको देना है, आरबीआई में जमा होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। ये बताएगा कि आप एक टाइम पे केवल एक पद पे रह सकते हो। अगर आप राष्ट्रपति के पद पे, तो केवल राष्ट्रपति के पद पे रहोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति भी बन जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाओ, आप बोलो ग्राम पंचायत का पंचायत बन जाओ। एक टाइम पे आप केवल एक पोस्ट पे रह सकते हो। राष्ट्रपति के पद पर आप बैठते हो, आपकी कभी भी आपके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं होगी। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सारी आपको मिलेंगी। ये सारी आपको कुछ राष्ट्रपति के पद पर शर्तें दिखेंगी। फिर आता है आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति के पद की शपथ, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठने जाएगा उसके पहले उसको शपथ लेना पड़ता है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप बोल सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाते हैं। किसी वजह से अगर वो मौजूद नहीं है, अनुपस्थित है, तो उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर जज होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो दिलाएगा। ओके, क्या चीज की शपथ लेते हैं, तो संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण, इन 3 चीज की ये शपथ लेंगे। आर्टिकल 60 में शपथ है, ना कि कोई अनुसूची में, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुसूची 3 वगैरह मत लगा दीजिएगा, आर्टिकल 60 में इनकी शपथ देखने को मिलेगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को हम लोग शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग के अंतर्गत पहले हम लोगों को कारण जानना है। तो कारण की यदि बात करेंगे ना, तो आर्टिकल 61 में बोला जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग केवल एक कारण से लगाया जा सकता है। वो कारण होता है आपका संविधान का अतिक्रमण करना। अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा काम करता है जो कि संवैधानिक तौर पे उसको नहीं करना चाहिए था, तभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आएगा। महाभियोग लाने के पहले कम से कम आपको जो भी सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, जहां से भी शुरू होगा, कम से कम एक नंबर ऑफ वोटर्स लगेंगे, मतलब एक नंबर ऑफ मेंबर्स लगेंगे। वो आप मुझको कमेंट करके बताएंगे कितने होते हैं, 50 होते हैं या फिर 1/4 रहते हैं। ओके, ये आप कमेंट करेंगे, है ना। उतने सदस्य लगते हैं पहले आपका महाभियोग लाने के लिए।
तो संकल्प लाने के लिए मिनिमम उतने लोग लगेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे इसके लिए, एक संकल्प लेके आया गया है। अब जिस समय संकल्प लेके उतने मेंबर सिग्नेचर करके देंगे तो 14 दिन की राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी, नोटिस पीरियड रहेगा कि या तो आप त्याग पत्र दे दो या फिर संसद में आपके खिलाफ महाभियोग आएगा। अब महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, जिस सदन के भी लोगों ने लिख के दिया वहां से शुरू होगा। जो सदन के द्वारा शुरू करेंगे, सपोज आपका राज्यसभा से शुरू होता है तो वहां के लोगों को कहा जाएगा आपका आरोप सदन। वहां पर इन आरोपों के बारे में चर्चा होगी जिसपे 2/3 बहुमत से उसको पारित कराना रहेगा। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है मतलब आरोप लग गया है। अब आरोप की जांच करेगा दूसरा सदन, जैसे मैंने राज्यसभा को पकड़ा था तो अब लोकसभा हो जाएगा दूसरा सदन। यहाँ पर राष्ट्रपति उपस्थित हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं बात रखने के लिए। और उसके बाद अगर दूसरा सदन जो जांच सदन है वहां से भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ये माना जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है साबित हो गया और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति तुरंत पद पर बैठेंगे। तो ये हमारा हो जाता है आर्टिकल 61। इसके बाद आता है आर्टिकल 62, राष्ट्रपति की पद रिक्ति। किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के पद को कौन भरेंगे जी, उपराष्ट्रपति भरेंगे। कितने टाइम के लिए, अधिक से अधिक 6 माह के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली होने के पहले, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट होने के पहले आपका राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति किसी वजह से अगर नहीं चुना गया तो राष्ट्रपति अपना लंबा साल तक काम करेंगे, मतलब जब तक नया आपको उत्तराधिकारी नहीं आता है। किसी वजह से 5 साल से कम कार्यकाल होता है, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, राष्ट्रपति का त्याग पत्र हो गया है या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आ गया है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठ के काम करेंगे। मैक्स टू मैक्स आपका 6 महीने तक कर सकते हैं, क्योंकि नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कर लेना है। ओके, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई वहां पे बैठे रहेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मौजूद नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाके राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, जैसा कि हिदायतुल्ला जी के टाइम पे हुआ था। ये चीजों को ध्यान पे रखना है। इवन कभी कभी अगर राष्ट्रपति छुट्टी लेते हैं, मान के चलिए राष्ट्रपति की तबीयत खराब है, वो ट्रीटमेंट करवाने गए हैं, या राष्ट्रपति अपनी कोई पर्सनल रीजन से छुट्टी पे है, तो भी उपराष्ट्रपति जाकर बैठेंगे। ओके, चलिए फिर 62 के बाद 63 से 70 हमारा उपराष्ट्रपति, तो वो आर्टिकल को हम लोग अभी छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति ज्यादातर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है अभी फिलहाल एग्जाम के हिसाब से, थोड़ा कुछ रिवीजन के हिसाब से चल रहा है। अदरवाइज आपको उपराष्ट्रपति भी बढ़ना है। अब दूसरा आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है 71 का 1। ये बताता है निर्वाचन विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी प्रकार का विवाद उठता है, तो उसका निपटारा किया जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय ही आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद को सुलझाएगा। फिर आर्टिकल 72 और 161 ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दोनों को आप साथ में कर सकते हो। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो किसी भी मामले में जिसमें आपका सेना न्यायालय ने डिसीजन दिया हो, मृत्यु दंड का डिसीजन हो, या आपका केंद्र की कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत कोई डिसीजन आया हो, राष्ट्रपति आरोपी को क्षमादान दे सकते हैं, जिसमें आपका क्षमा होता है, लघुकरण होता है, प्रतिहार होता है, विराम होता है। इस प्रकार के प्रविलंबन, इस प्रकार के 5 शब्दावली देखने को मिलेगी। क्षमा करना, लघुकरण करना, विराम करना, परिहार करना या प्रविलंबन करना। ये राष्ट्रपति 5 शक्तियों को प्रयोग करके किसी भी सजा को कम कर सकते हैं या सजा में परिवर्तन कर सकते हैं। सेम राज्यपाल भी करते हैं, बट राज्यपाल के उसमें क्या होता है, मृत्यु दंड की बात करो या सेना न्यायालय की बात करो वो नहीं कर पाते। ओके, आर्टिकल 72, 161 राज्यपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। वहीं पर 123 हमारा राष्ट्रपति के लिए और 213 राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ऑर्डिनेंस। ओके, मान के चलिए कभी संसद छुट्टी पे है, संसद छुट्टी पे होने का मतलब क्या है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, या मान के चलिए संसद के किसी एक सदन का ही सत्र चल रहा है, मतलब या तो लोकसभा का सत्र चल रहा है तो राज्यसभा छुट्टी पे है, राज्यसभा का चल रहा है तो लोकसभा छुट्टी पे है। तो ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति अगर लगता है कि कोई कानून पास कराना जरूरी है, संसद से पास होना था बट संसद अभी छुट्टी पे, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा उस चीज को कानून का रूप दे सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। अगर मान के चलिए संसद का सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्ति संसद के पैरेलल नहीं मिली है। ऑर्डिनेंस के पास वही पावर होंगे जो कि संसद द्वारा पारित किए गए कानून के पास होते हैं। तो सेम टू सेम जो इस प्रकार से संसद जिन जिन विषयों पे कानून बना सकता है, ऑर्डिनेंस भी उन विषयों पे आ सकता है। इवन ऑर्डिनेंस आपका पिछली तिथि से भी लागू हो सकता है, जैसे संसद अगर कोई कानून बनाती है पिछली तिथि से लागू होता है। मौलिक अधिकार को कम करने वाला कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस में आपका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, जैसे संसद के कानूनों का होता है। ओके, अब राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की अवधि बोलेंगे तो ये हो सकती है आपकी 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक। अगर मान के चलिए 2 संसद के बीच में हम लोग लेते हैं तो 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैलिडिटी 6 महीना है।
बट मान के चलिए संसद की छुट्टी पे आपने बनाया, अब आपको नेक्स्ट सत्र पे इसको पास करना है। जैसे संसद का नेक्स्ट सत्र शुरू होगा, आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 6 हफ्ते का। ओके, जैसे संसद आज से सत्र शुरू हुआ, 6 हफ्ते तक ऑर्डिनेंस रहेगा, संसद से आप पास करा दो। अगर आप पास नहीं करा पाते तो जिस दिन आपका बिल पेश हुआ और वो वोट काउंट में बाहर हुआ, उसी दिन वो कानून रद्द। अगर पास हो गया तो वो कानून बन जाएगा। ओके, तो ये अपने को ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जाननी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है मंत्रिपरिषद। अब राष्ट्रपति, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने से काम नहीं करते हैं, राष्ट्रपति को सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यह आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं, मतलब राष्ट्रपति को जो भी उनके संवैधानिक कार्य हैं उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 74 का एक 1 आर्टिकल आएगा जो बताता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेंगे। ओके, तो संवैधानिक तौर पे अगर आप देखोगे ना, तो राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप के जैसे हो जाता है, जिनके पास उनकी खुद की शक्ति नहीं। जैसा मंत्रिपरिषद बोलती है वो वैसा ही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, ज्यादातर केसेस में आपको वैसे देखने को मिलेगा, एक या दो जगह है जहां पर उनकी स्वविवेक की शक्ति है। तो आर्टिकल 74 ये बोलता है और 75 मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। तो 75 का पहला पॉइंट आता है कि मंत्रियों को नियुक्त कौन करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा लिखा जाता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ओके, तो उधर जो चीजें छूट रही है वो आप आराम से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूंगा, वहां पे आप जूम इन कर लीजिएगा। अदरवाइज एकदम ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आती है राष्ट्रपति करते हैं। किसको राष्ट्रपति बनाएंगे? प्रधानमंत्री। तो ये डिपेंड करता है आपके पास लोकसभा में कितनी सीटें हैं। जो भी दल के पास, चाहे वो गठबंधन के साथ हो चाहे अकेला हो, जिस भी दल के पास आपका लोकसभा में बहुमत है, मतलब लोकसभा की 50% से अधिक सीटें उसके पास है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं अगर उस दल द्वारा यह दावा किया जाता है। ओके, राष्ट्रपति चेक नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास है या नहीं है, वो निर्वाचन आयोग का आप लिस्ट पकड़ के ले जाओगे निर्वाचन परिणाम का कि देखो मेरे पास सर इतनी सीट है, मुझको प्रधानमंत्री बनना, और बना दिया जाएगा। और उसके बाद आप सदन में विश्वास प्रस्ताव द्वारा साबित करोगे, तब आप आगे बने रहोगे। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको प्रूफ करना है कि आपकी सरकार बनेगी, टिकी रहेगी कि नहीं, वो लोकसभा में होता है विश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ओके, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात आती है तो राष्ट्रपति अपने से नहीं करते, प्रधानमंत्री उनको लिस्ट देते हैं कि मेरी टीम में से मुझको ये लोग हैं जो मुझको चाहिए, उनको वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। वहीं पर पहले का आता है कि मंत्रिपरिषद की आपकी संख्या कितनी हो सकती है। तो एक का बाद में जोड़ा गया था, इसमें बोलता है कि ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो 200 के 200 लोगों को मंत्री बना दो, या 300 आपके पास सीट है 300 लोगों को मंत्री बना दो। मंत्री कितने हो सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के टोटल सदस्य का 15, याद रखना 15%। ओके, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ओके, तो अगर वर्तमान सीटिंग के हिसाब से बोलेंगे, आई थिंक 80 या 81, 543 अभी नंबर है, उसका 15% करेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। मान के चलिए 80.1 आया तो आप क्या लोगे? 80 ही लोगे। और मान के चलिए 81.5 भी आता है तब आप 81 लोगे। ऐसा नहीं कि 0.5 करके आप दो मतलब 82 कर दो, बढ़ाना नहीं है, जो भी रहेगा 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो 81.9 भी आएगा तो आपको 81 लेना है। तो कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? मंत्री कहां से बनाए जाएंगे? तो मंत्री लोकसभा का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, ये ध्यान रखना है। संख्या हम लोग लेते हैं लोकसभा का 15% है, बट लोकसभा राज्यसभा दोनों हो सकता है। अब मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो बोला जाता है भैया मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मतलब क्या है, जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में अच्छे से काम कर रहा है तब तक वो मंत्री पद पर है। जिस समय लगता है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रपति की प्रति होती है। अब राष्ट्रपति खुद से नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री सलाह देते कि ये मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप इसको बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति उनको हटा देते हैं। फिर 75 का 3 ये बार बार पूछा गया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति होती है। ओके, राज्यसभा के प्रति नहीं है, लोकसभा के प्रति। मान के चलो अगर कोई मंत्री अगर अपने डिपार्टमेंट में सही काम नहीं कर रहा है तो केवल वो मंत्री की गलती नहीं है, पूरे मंत्रिपरिषद की गलती है। और लोकसभा में जाएगा, हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव आए और उसको हटा दिया जाए, तो पूरी सरकार गिर सकती है। तो यही है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना। फिर 75 का 4 बोलता है पद ग्रहण करने से पहले मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखिएगा, मंत्रियों को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला ना कि अगर आप मंत्री हो तो आप या तो लोकसभा के सदस्य होगे तो राज्यसभा के सदस्य होगे, बट आपका 75 का 5वां पॉइंट बोलता है कि आप
आप अगर संसद के सदस्य नहीं हो, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हो, तब भी आप मंत्री बने रह सकते हो। मैं भी मंत्री बन सकता हूँ, मुझको भी मंत्री बना सकते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 6 महीने के लिए। ओके, जैसे 6 महीना कंप्लीट हुआ, मुझको या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, अन्यथा मेरा मंत्री पद चले जाएगा। ओके, और 75 का 6 बताता है मंत्रियों के वेतन भत्ते, जो कि संसद तय करती है। जब तक संसद तय नहीं करेगी, अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग आपको मंत्रियों के वेतन और भत्ते देखने को मिलेंगे। अब ये है मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद में भी हमारे अलग अलग टाइप के मेंबर्स रहते हैं, जो कि हम लोगों को समझना है। जैसे कुछ आपको मिलेगा कैबिनेट मंत्री मिलेंगे, कुछ राज्य मंत्री मिलेंगे, कुछ होते हैं अपने राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, इनसे मिलकर बनती है अपनी मंत्री परिषद। जनरली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग एक शब्दावली यूज कर देते हैं मंत्रिमंडल। एक्चुअल में मंत्री परिषद एक बड़ी संरचना है, जिसमें आपके 75 से 80 मंत्री हो सकते हैं। इतने सारे लोगों को भी लेकर डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक छोटा कैबिनेट हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल। उससे छोटा रहता है किचन कैबिनेट। अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है, ये सिंबल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे अंदर हमारे होते हैं मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री, ये आपके मंत्री परिषद के अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों को मिलाकर हमारी बनती है आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट में हो सकता है प्रधानमंत्री के कुछ व्यक्तिगत मित्र हो, जो मंत्रिमंडल के सदस्य ना हो या मंत्री ना हो, फिर भी मंत्री परिषद के डिसीजन को चेंज करते हो। जैसे प्रधानमंत्री के घर वाले हो सकते हैं, क्योंकि मीटिंग तो घर पे होगी मान के चलो, है ना। तो ये सारा रहेगा आंतरिक कैबिनेट। मतलब मान लीजिए प्रधानमंत्री प्लस 3-4 लोग, ये आंतरिक कैबिनेट है। इंदिरा गांधी के टाइम पे इसका वर्चस्व बहुत ज्यादा था, उसी के टाइम पे इसको नाम दिया गया किचन कैबिनेट। अब इसके ऊपर अगर आप जाते हो, प्रधानमंत्री प्लस 20-30 मंत्री, देखो यहाँ पे संख्या को आपको डिफाइन नहीं करना है, 20 से 30 मंत्री फिर भी आप लग के चलिए, थोड़ा एक बड़ा आपका होगा कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, इनके पास इनके प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय हो सकता है, रक्षा मंत्रालय हो सकता है, वित्त मंत्रालय हो सकता है, सारे कुछ मंत्रालय हो सकते हैं, कपड़ा मंत्रालय। तो ये कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे, जो कि अपने विभाग के हेड होते हैं। इनके नीचे जो भी सचिव वगैरह रहेंगे या जो भी बड़े अधिकारी रहेंगे, वो इन्हीं के अधीन रहेंगे। अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रियों के पास होती है, प्रमुख विभाग मिलेंगे, ये अपने डिपार्टमेंट के हेड है। कैबिनेट मंत्री के बाद एक होता है राज्य मंत्री। देखो संसद में अगर आप बात करोगे, तो कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, ये दोनों सांसद के रूप में एक बराबर है। बट क्या आप जब मिनिस्टर पे हम लोग आते हैं ना, मिनिस्ट्रीज पे, तो कैबिनेट मंत्री के साथ कभी कभी सहयोग के लिए, कि अकेला एक डिपार्टमेंट है, मान लो गृह डिपार्टमेंट है ना, होम मिनिस्ट्री अकेले नहीं संभाल पा रहे, तो उसके नीचे एक और लगता है। हम लोग सिखाएंगे भी आगे की भविष्य की पीढ़ियों को, कि कल के तुमको बनना तो काम सीख लो, तो राज्य मंत्री हम लोग देते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे सहयोग के लिए रहते हैं राज्य मंत्री, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बार आप जैसे मीडिया में नाम पढ़ोगे ना, तो लिखा रहेगा गृह राज्य मंत्री। तो गृह राज्य मंत्री से आपको क्या समझना है, गृह मंत्री हमारा कोई और है, और गृह मंत्री के अधीन एक मंत्री काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं गृह राज्य मंत्री। ओके, ऐसे ही एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहता है। अगर मान के चलिए कोई ऐसा छोटा मोटा मंत्रालय है जिसमें हमने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया है, एक राज्य मंत्री दे दिया, वो उस प्रभार को संभाला, तो शक्ति पूरी कैबिनेट मंत्री की जैसे यूज करेगा, बट वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाएगा। फिर एक चौथी श्रेणी होती है हमारी उप मंत्री की, और उसके बाद संसदीय सचिव की। तो यही हमारा पूरा बनता है कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री जो है, इन्हीं के पास स्वतंत्र प्रभार रहता है। ओके, मंत्री परिषद की पूरी शक्ति, पूरा ये आपका सर्कल जो मंत्री परिषद है, पर मंत्री परिषद की पूरी शक्ति का प्रयोग करते हैं कैबिनेट मंत्री लोग। जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट मंत्री ही मौजूद रहेगा, और आपके प्रधानमंत्री, बाकी लोगों को नहीं बुलाया जाता। जैसे आप मीडिया में सुनोगे ना, प्रधानमंत्री की आज कैबिनेट की बैठक हुई, तो कैबिनेट की बैठक हुई मतलब जो भी मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है वो है, पूरी मंत्री परिषद नहीं आई है। अब कैबिनेट की बैठकों में आपका कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री नहीं आएंगे, क्योंकि उनके हेड तो ऑलरेडी है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नहीं आते, जब तक कि उनके डिपार्टमेंट की बात ना हो या उनको स्पेशली बुलाया ना गया हो। जो भी मंत्री परिषद का फैसला है, ये कैबिनेट ही लेता है। ओके, तो बोलने में जब हम लोग मंत्री परिषद बोलते हैं, 75 से 80 मंत्री आपको दिखेंगे, तो ये सब एक साथ मिलकर फैसला नहीं लेते हैं। सामूहिक रूप से यही उत्तरदायित्व है लोकसभा के प्रति, बट अगर बात आती है तो कैबिनेट काम करता है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा समझना है इंग्लिश पे, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल पे डाला हुआ है, यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक और होता है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, आप मुझको वो कमेंट पे बताएंगे। तो मैंने दो चीजें आपको कमेंट पे बताने के लिए छोड़ी है। एक, राष्ट्रपति का महाभियोग जब होता है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग में कितने लोग लगते हैं उसको शुरू करने के लिए, आपको बताना है। सदन का लगभग 25% लोग लगते हैं कि 50 लोग लगते हैं, ये आप बताएंगे। और दूसरा, छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, ये आप बताएंगे। अगर रिकॉल हो रहा होगा तो बताइएगा। इतना रखते हैं आज के लिए, कल जुड़ेंगे तो देखते हैं, या तो पॉलिटी का कोई दूसरा लेक्चर हम लोग लेके आएंगे आगे का चीजें, या फिर हो सकता है हम लोग इकोनॉमी का लेके आएंगे। आप बताइएगा ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है। थैंक यू।